हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर के उस हिस्से को पढ़ने वाले हैं जहां से रशिया की कहानी और भी ड्रामेटिक हो जाती है। आज हम जानेंगे किस तरह सोशलिज्म इन रशिया ने लोगों को नई सोच दी, कैसे 1905 का जो रेवोल्यूशन है इसने जार जो रशिया के किंग थे उस टाइम पे उसकी सत्ता को हिला दिया, और एट द एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे रशियन एम्पायर को पूरी तरह से ही ट्रबल में डाल दिया। ये थ्योरी आपको समझाएगी कि कैसे रशिया में बदलाव अब सिर्फ की कर ही देते हैं ऐसे नहीं, बल्कि नेसेसिटी हो गया कि अब तो चेंज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि रशिया में सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से रशियन रेवोल्यूशन का एक बेस यानी फाउंडेशन तैयार हुई थी, उसकी नींव रखी गई थी। क्या है इसमें देखो, सबसे पहले सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुआ था। देखो, 19th सेंचुरी के एंड तक यूरोप में एक सोशलिज्म काफी पॉपुलर हो रहा था और उसी का असर रशिया में भी दिखने लगा था। मतलब यूरोप में जो सोशलिज्म की मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो रहे थे, जिसका असर रशिया में भी दिखने लगा था। रशिया के जो वर्कर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्होंने सोशलिस्ट के आइडियाज को अडॉप्ट किया, क्योंकि उनका भी मानना था कि कैपिटलिस्ट का जो सिस्टम है, पूंजीवाद का जो सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। किसी को भी इक्वली राइट मिल ही नहीं रहे, स्पेशली लेबर्स को तो किसी तरह का कोई भी राइट मिला ही नहीं है। इसी के चलते क्या हुआ आगे देखो, 1898 में रशिया में एक सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनाई गई जो कि सोशलिज्म के लिए काम कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, जो ये पार्टी बनाई गई ना, बहुत टाइम तक ये लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई थी। मतलब लोगों की जो उम्मीदें थी, उनकी जो होप्स थी, उसको ये फुलफिल नहीं कर पाई थी। और यही रीजन बना कि पार्टी स्प्लिट हो गई दो अलग अलग ग्रुप्स में। पार्टी डिवाइड हो गई दो अलग अलग ग्रुप्स में। कौन कौन से दो ग्रुप्स थे? बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। क्या हुआ देखो, जो डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनाई गई थी कि हाँ हमने ये पार्टी बना दी, अब ये लोगों की सोशलिज्म के लिए काम करेगी, अच्छा काम करेगी, अच्छी पॉलिसीज लेके आएगी, ये सब। लेकिन उसी पार्टी में कंपैटिबिलिटी नहीं रही और ये पार्टी दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, जिसमें फर्स्ट है हमारी बोल्शेविक्स। इसका लीडर कौन था? लेनिन। क्या था इन लोगों का मानना? ये लोग छोटी और डिसिप्लिन पार्टी बनाना चाहते थे। इनका क्या मानना था कि जो इमीडिएट रिवॉल्यूशन है ना, ये बहुत जरूरी है, वरना जो ये सिस्टम चल रहा है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। इनका मानना था कि अगर हमें कुछ चेंज करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी चेंज हो जाए, सबको इक्वली राइट्स मिले, तो हमें जो रिवॉल्यूशन है वो इमीडिएट करना होगा, तुरंत ही करना होगा। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट देखो, पार्टी है हमारी मेंशेविक्स। इसमें क्या बताया गया है देखो, ये लोग मेंबरशिप को ओपन रखना चाहते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी में आ सके। मींस जो आम जनता है ये सब भी पार्टी में इंक्लूड हो सके। इनका मानना था कि जो बदलाव होने हैं, जो चेंज करने हैं, वो स्लो हो और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के थ्रू किए जाए। मींस धीरे धीरे सबको शामिल करके फिर बदलाव किए जाए। जबकि बोल्शेविक्स का मानना था कि अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी चेंज हो जाए, हमारे जो इनइक्वालिटी का सिस्टम है ये खत्म हो जाए, इसके लिए हमें इमीडिएट रिवॉल्यूशन करना होगा। एग्जाम पॉइंट से देखो क्या है इसमें टॉपिक में, रशिया में जो सोशलिज्म है ना, वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया था। लेकिन वहाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई थी, वो पार्टी दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। बोल्शेविक्स जो कि इमीडिएट रिवॉल्यूशन चाहते थे, एंड नेक्स्ट वन इज मेंशेविक्स जो कि स्लो रिफॉर्म्स करना चाहते थे, कि बदलाव धीरे धीरे हो। आ गया समझ। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दिया गया है हमें, अ ट्रबुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि रशिया में 1905 का जो रेवोल्यूशन था वो कैसे शुरू हुआ, क्या उसके रिजल्ट निकले, उससे किसको क्या बेनिफिट हुआ और क्या नहीं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है देखो, उस समय रशिया में लोग बहुत परेशान थे। एक तो
क्यों परेशान थे? जो लेबर्स हैं वहां पर फैक्ट्रीज में या फिर बड़े बड़े रिच पर्सन्स, उनके अंडर में जो लेबर काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस, उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम थी। उनके वर्किंग आवर्स बहुत ही ज्यादा थे। दिन में 12 से 14 घंटे से भी ज्यादा उनसे काम कराया जाता था। और इन सब के बावजूद भी उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट, कोई भी लीगल राइट उनके पास नहीं था। ये रीजन है कि उस टाइम पे, रिवॉल्यूशन के टाइम पे रशिया में लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। आगे क्या हुआ फिर? इसी परेशानी की वजह से, इसी गुस्से की वजह से 22 जनवरी 1905 को एक बहुत बड़ा मार्च हुआ, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। क्या हुआ? सभी लोग मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों मजदूर जो हैं वो इकट्ठे होकर अपने लीडर गैपिन के साथ पीसफुली मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी डिमांड बिल्कुल सिंपल सी थी कि हमारे वर्किंग आवर्स को कम किया जाए, हमारी वेजेस को इंक्रीज किया जाए और कुछ पॉलिटिकल राइट्स हमें दिए जाए। लेकिन हुआ क्या? प्रोटेस्ट करते हुए जैसे ही वो जार के महल के पास गए, जार उस टाइम रशिया के किंग थे, उनके महल के पास जैसे ही वो लोग पहुंचे तो वहाँ जो सैनिक तैनात थे, जो सोल्जर्स वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हजारों लोगों की वहाँ पर मौत हो गई, काफी लोग घायल भी हो गए। क्या हुआ? देखो, जो लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा चल रहा था अपनी कम वेजेस को लेके, लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेके, इसके चलते उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया। और प्रोटेस्ट करते हुए जार के महल के पास जैसे ही वो लोग पहुंचे ना, तो बिना किसी की बात सुने, भाई वो क्या डिमांड लेकर आए हैं क्या नहीं, बस वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये देखते हुए वहाँ जो सैनिक तैनात थे उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। काफी लोगों की वहाँ पर मौत भी हो गई। यही इंसिडेंट है जिसे हम हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। आया समझ? आगे देखो क्या हुआ। जो ये ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बाद तो पूरा रशिया हिल गया। कैसे हिल गया? क्या मतलब है इसका? अलग अलग तरीके से स्ट्राइक्स होने लगी, किसानों ने भी अपराइजिंग्स, अपने डिमांड रखना शुरू कर दिया था और आर्मी और नेवी में भी म्यूटिनी आ गई थी। म्यूटिनाइज मतलब विद्रोह करना या बगावत करना। मतलब जब सेना या फिर जो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, ये अपने से ऊपर के अधिकारियों, अपने ऑफिसर्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दे, इसे म्यूटिनाइज बोला गया। आ गया समझ? एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, जो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे ना वर्कर्स ने अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स बनाए थे, जिसे हमने सोवियत्स कहा। ये एक नई सोच थी, एक नई कोशिश थी प्रोटेस्ट की, नई फॉर्म, जिसमें लोग अपने इश्यूज को ऑर्गेनाइज करने लगे थे, जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अरेंज करने लगे थे कि क्या हमें दिक्कत है, किस तरीके से हमें कोई बात रखनी है, कैसे नहीं। इन सभी चीजों को देखते हुए जार को लगा कि प्रेशर तो अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर तो था ही। वर्कर्स अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आर्मीज अलग विद्रोह पे उतरी हुई थी, किसानों ने भी अपनी डिमांड्स शुरू कर दी थी, तो चारों तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। यही देख के जो जार निकोलस सेकंड थे, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, दैट इज अक्टूबर मैनिफेस्टो 1905। क्या लिखा हुआ था इसमें कि लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें अब कुछ सिविल लिबर्टीज दी जाएंगी और एक अलग से पार्लियामेंट भी बनाई जाएगी, जिसे ड्यूमा कहा गया। आ गया समझ? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि क्या था इस पूरे टॉपिक में। जार के खिलाफ लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा, बढ़ते हुए प्रोटेस्ट के नए नए तरीके लाना, जैसे सोवियत्स, मैंने अभी बताया आपको। एंड लास्ट एक ग्राउंड वर्क तैयार हुआ था इस रेवोल्यूशन के बाद। किस चीज के लिए? 1917 में जो एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसके लिए। आ गया समझ? आगे देखो, हमारा लास्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कैसे जब रशिया ने 1914 में वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया, वर्ल्ड वॉर में एंटर किया, तो उसके लिए ये कितना बड़ा क्राइसिस साबित हुआ, कितनी बड़ी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें मिलिट्री फेलियर्स। हम सबको पता है रशिया की आर्मी यूरोप की सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी फोर्स मानी जाती है, लेकिन उनके साथ भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। क्या? कि जो सोल्जर्स हैं वहाँ की जो आर्मी है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे किसी भी वॉर के लिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे। ना ही उनके पास राइफल थी, ना ही उनके पास एम्यूनिशन मींस गोला बारूदों की उनके पास कमी थी। इन चीजें थी लेकिन बहुत लिमिटेड थी।
और सोचो बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे फौज के जो लोग थे उनके पास बूट्स तक नहीं थे, तो वो चप्पल वगैरह डाल के थोड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, नहीं ना। तो जो आर्मी बूट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स के पास वो बूट भी अवेलेबल नहीं थे। इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या हुआ? लोग सोल्जर्स के पास बूट्स का अवेलेबल ना होना, इक्विपमेंट्स की कमी होना, इस चीज का क्या रिजल्ट निकला? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ रशिया ने बहुत सारे लॉसेस झेले, बहुत सारी लड़ाइयां झेली, लाखों सोल्जर्स मारे गए, घायल हो गए और कुछ सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, एक तरह से अरेस्ट कर लेना। आया समझ? नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमें दिया गया है इकोनॉमिक हार्डशिप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करने के बाद इकोनॉमिकली रशिया को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी, ये हमें इस पॉइंट में बताया गया है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी वॉर को कंटिन्यू करने के लिए, किसी भी लड़ाई को चलाने के लिए हमें पैसे की नीड होती है ना। क्या हुआ देखो, रशिया ने ज्यादातर जो अपना अमाउंट था, अपना पैसा था, वो वॉर में खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से रिसोर्सेज वहां पर खत्म हो रहे थे, फूड शॉर्टेज हो रही थी, महंगाई भी बढ़ रही थी, लोगों की जो बेसिक नीड्स है, खाना पीना, वही लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कोलैप्स हो गया था और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे ट्रेन जो लोगों की सप्लाई के लिए यूज होती थी, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज होती थी, वो सिर्फ अब आर्मी के लिए यूज हो रही थी। तो लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई। लोगों को अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो यूज कर रहे थे, वो भी अब वो यूज नहीं कर पा रहे थे। क्या है देखो, रशिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा डाउन चल रही थी। क्यों? क्योंकि रशिया की जो ऑलमोस्ट इकोनॉमी है वो वॉर की वजह से खत्म हो गई थी। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो गए, जिसकी वजह से लोग अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जो लोगों की बेसिक नीड्स का सामान था, जैसे कि खाना पीना, उसके रेट बहुत ही ज्यादा हाई हो गए थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अब आम जनता के लिए बंद हो गया था क्योंकि उसको भी अब आर्मी यूज कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रगल और भी ज्यादा परेशानी हो रही थी। आया समझ? थर्ड पॉइंट देखो, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सोसाइटी पर क्या असर पड़ा? जो सारे सिचुएशन स्टार्ट से लेके अब तक मैंने आपको बताए, इससे आपको भी समझ आ गया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वो करना पड़ रहा था आम लोगों को। सबसे ज्यादा सफर आम लोगों को करना पड़ रहा था। सोल्जर्स जंग से थककर डेजर्ट करने लगे। डेजर्ट करना मीन्स भागना, विदाउट किसी की परमिशन, विदाउट अपने ऑफिसर की परमिशन किए अगर आप जॉब छोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट करना। पीजेंट जमीन को जबरदस्ती लेने लगे थे, वर्कर स्ट्राइक करने लगे थे, महंगाई बढ़ रही थी, इस वजह से और भी ज्यादा लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो रशिया के कॉमन पीपल्स थे, जो वहाँ के आम लोग थे, उनके लिए खाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। आ गया समझ? आगे देखो, हमारा लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल क्राइसिस। चलो देखते हैं क्या है इसमें। जार निकोलस, मैंने आपको बताया था ना, रेवोल्यूशन के टाइम पे रशिया के किंग थे ये। इन्होंने आर्मी की जो कमांड थी वो अपने हाथों में ले ली थी और गवर्नमेंट छोड़ दी थी अपनी बीवी के भरोसे, अपनी वाइफ सारिना अलेक्जेंडर के पास। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पावर सारी उन्होंने अपनी वाइफ को दे दी या फिर गवर्नमेंट को रूल अब उनकी वाइफ सारिना अलेक्जेंडर करेंगी, बल्कि प्रॉब्लम तो ये थी, जो अलेक्जेंड्रा थी ना, वो ज्यादातर अपने एडवाइजर, जो उनके एडवाइजर थे, एडवाइजरी मिनिस्ट्री के जो हेड थे रेस्पुतिन, उन्हीं की वो सुनती थी। और जो रेस्पुतिन थे उनके एडवाइजर, वो बहुत ही ज्यादा करप्ट और मिस रूल के लिए फेमस थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत हो रही है। कॉमन पीपल से उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। जो भी काम करना अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हुए करना, कि किस चीज में मुझे बेनिफिट होगा वही काम वो करते थे, जिसकी वजह से लोगों के मन में और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि अब तो रूल ही रेस्पुतिन का चलने वाला है हम पे, और वो तो बहुत ही ज्यादा करप्ट लीडर है। इसकी वजह से जार के खिलाफ जो पब्लिक एंगर था ना, पब्लिक का जो गुस्सा था, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से अलग अलग प्रोटेस्ट होने, स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई थी। आ गया समझ? कैसे कैसे वर्ल्ड वॉर में एंटर होने के बाद रशिया को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली
क्राइसिस फेस करने पड़े थे। एग्जाम के लिए याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने रशिया की जो कमजोरी है ना वो सबके सामने ला दी थी। उनकी मिलिट्री का फेलियर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट ने ज़ारिस्ट रूल को कम्प्लीटली वीक कर दिया था। यही सारी चीजें हैं जो आगे चलकर 1917 के रिवॉल्यूशन के लिए सीधा रास्ता बनती गई थी। आ गया समझ सबको? तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने रशिया के ऊपर कितना बड़ा असर डाला। वहाँ की पॉलिटिकल इश्यूज, वहाँ के इकोनॉमी, पैसे की कमी, लोगों की परेशानी और जार जो वहाँ के किंग, उनकी गलतियों की वजह से कैसे पूरे देश की नींव हिल गई थी, जो कि आगे चलकर 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के लिए रीजन भी बनी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।